आज हम लोग साम्यावस्था पाठ में द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम का प्रतिपादन गोल्डबर्ग तथा वागे ने 1867 ईस्वी में किया था। तो उसने कहा था कि किसी पदार्थ के किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वह अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के अनुपाती होता है, या किसी पदार्थ का अभिक्रिया का जो वेग होता है उस पदार्थ की सांद्रता के अनुपाती होता है। मतलब क्या कि अगर अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अभिकारकों के सांद्रताओं का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन गोल्डबर्ग तथा वागे ने किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर, कोई पदार्थ है तो उसकी अभिक्रिया की जो दर है उसके सांद्रता मतलब सक्रिय द्रव्यमान के अनुपाती होता है, और तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, वेग या दर कहिए, उसके अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समझ बात आ गई होगी कि अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती अभिक्रिया का वेग होगा। अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, अभिकारक की सांद्रता कम होगी अभिक्रिया का वेग कम होगा। मान लिया कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है इस समीकरण के अनुसार होती है, ए और बी अभिकारक हैं या परस्पर अभिक्रिया करके सी और डी उत्पाद बना रहे हैं। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार अग्र अभिक्रिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ए और बी परस्पर अभिक्रिया करके सी और डी बना रहे हैं तो इस अभिक्रिया को हम अग्र अभिक्रिया कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। और पुनः जब सी और डी परस्पर अभिक्रिया करके ए और बी का निर्माण करेंगे तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो अग्र अभिक्रिया के लिए अभिकारक कौन होगा, ए और बी, और पश्च अभिक्रिया के लिए अभिकारक कौन होगा, सी और डी होगा। इसलिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं अग्र अभिक्रिया का वेग को अगर हम V1 से प्रदर्शित करें तो अग्र अभिक्रिया का वेग V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। मतलब जो अभिक्रिया का वेग है V1 है वह A की सांद्रता या A के सक्रिय द्रव्यमान और B के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है या अनुपाती है। फिर V1 बराबर कोई कांस्टेंट हम लिख सकते हैं K1, तो K1 इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। एक्टिव मास मतलब सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ पर K1 क्या है, अग्र अभिक्रिया के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये आपका वेग कांस्टेंट है या वेग स्थिरांक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसी प्रकार से पश्च अभिक्रिया के वेग को हम अगर V2 से प्रदर्शित करें तो अभी बताया गया था ना कि पश्च अभिक्रिया के लिए C और D आपका अभिकारक हो जाएगा। तो अब पश्च अभिक्रिया का वेग जो है V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D हो जाएगा। फिर अगर बराबर करके लिखेंगे तो कोई कांस्टेंट लिखते हैं तो K2 इंटू एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D, जहाँ पर K2 जो है वो प्रतीप अभिक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये आपका वेग स्थिरांक है। और हम लोग जानते हैं कि साम्यावस्था में क्या हो जाता है, अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। तो V1 बराबर V2 लिखा जा सकता है साम्यावस्था में। तो अब देखिएगा समीकरण 1 से और समीकरण 2 से अगर V1 बराबर अगर V2 हो जाए, माने दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं क्या, K1 एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इक्वल टू K2 एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। फिर K2 को हम K1 बटे K2 नीचे यहाँ लिख सकते हैं। फिर एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ D। फिर जो K1 और K2 मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, इसके अनुपात को हम साम्य स्थिरांक कहते हैं और साम्य स्थिरांक को हम Kc से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर हम K1 बटे K2 की जगह Kc लिख सकते हैं। तो Kc बराबर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। यहाँ पर दिखाया गया है K1 K2 Kc ये क्या है,
और केसी मतलब साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है अग्र तथा पश्च अवक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार हम साम्य स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हैं। अगला देखेंगे आगे, उसी के आगे। अब अगर मान लीजिए साम्य स्थिरांक है तो कोई पूछ सकता है कि साम्य स्थिरांक का कोई भी रासायनिक अवक्रिया है तो उस रासायनिक अवक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो साम्य स्थिरांक में सक्रिय द्रव्यमान लिखा जाता है तो सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। तो अगर किसी भी अवक्रिया के लिए अगर साम्य स्थिरांक का मात्रक लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं साम्य स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर कोष्टक बंद करके और घाते डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या है? जैसे अभिकारक अवक्रिया करके उत्पाद बना रहा है तो उत्पाद के अणुओं की संख्या और अभिकारक के अणुओं की संख्या का जो अंतर है वो आपका डेल्टा एन होगा। तो अगर मोल प्रति लीटर यहाँ पर पावर डेल्टा एन अगर लिख देते हैं, ठीक है, और डेल्टा एन की जगह कुछ भी मान आ सकता है, डेल्टा एन की जगह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जो भी आएगा उसको रख करके हम साम्य स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अभिकारक और उत्पादों को अगर हम उसके आंशिक दाब के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक है, तब उस समय मात्रक उसका जो है साम्य स्थिरांक को हम Kp से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान रखेंगे, जब अभिकारक और उत्पाद को हम आंशिक दाब के पदों में व्यक्त करते हैं तो साम्य स्थिरांक को Kc नहीं Kp लिखा जाता है और उस समय जो है साम्य स्थिरांक मतलब Kp का मात्रक हो जाता है वायुमंडल फिर घाते डेल्टा एन। ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे एक उदाहरण दिया है यहाँ पर देखिए PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वियोजित होकर के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस दे रहा है। अब इसके लिए अगर साम्य स्थिरांक के लिए हमको मात्रक लिखना हो तो पहले हम डेल्टा एन का मान निकाल लेंगे। तो डेल्टा एन का मतलब देखिए उत्पाद के गैसीय अणुओं की संख्या, देखिए एक यहाँ पर है, एक है, 1 1 2 हो गया, और उत्पाद के गैसीय अणुओं की संख्या 1 है तो अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। तो उत्पाद के अणुओं की संख्या 2 है, अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 है, तो 2 में से 1 को हम घटा देंगे तो डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा? 2 ऋण 1 बराबर 1। मतलब डेल्टा एन की जगह यहाँ पर फिर 1 रखा जाएगा। फिर साम्य स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर घाते 1। अब 1 घात है तो आपका मात्रक वही हो जाएगा। मोल यहाँ पर लीटर इनवर्स लिखिए चाहे मोल प्रति लीटर लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए इस अभिक्रिया के लिए हमको साम्य स्थिरांक का मात्रक लिखना है तो देखिएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एन का मान देखिए उत्पाद के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है और अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है? 3 और 1 4 है। तो 2 ऋण 4 बराबर ऋण 2। तो साम्य स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर और फिर घाते ऋण 2। ठीक है। अब घाते ऋण 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका मोल घाते ऋण 2 हो जाएगा नहीं, और ये माइनस माइनस प्लस होएगा तो लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब लीटर स्क्वायर मोल घाते, या कह सकते हैं लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर। ठीक है, लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर या लीटर घाते 2 और मोल घाते ऋण 2, इसका ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, वही अभी यहाँ पर जो बताया गया था कि साम्य स्थिरांक को अगर हम Kp के रूप में प्रदर्शित करें, मतलब अभिकारक उत्पाद को अगर हम उनके आंशिक दाबों के पदों में व्यक्त करते हैं तो साम्य स्थिरांक को Kp से प्रदर्शित करते हैं और उस समय साम्य स्थिरांक का मात्रक जो है वायुमंडल घाते डेल्टा एन हो जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ ये आपका होमवर्क दिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा देख करके इसको कर लेंगे जो दिया गया है। अब देखिए साम्य स्थिरांक से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी आते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिएगा एक प्रश्न है, जैसे यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न है, जैसे हाइड्रोजन आयोडीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड देता है। इस अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रताएं साम्यावस्था में क्रमशः 9, 3 और 27 मोल प्रति लीटर है। मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता 9 मोल प्रति लीटर, आयोडीन की सांद्रता 3 मोल प्रति लीटर और हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता 27 मोल प्रति लीटर है। तो साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए।
तो पहले हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण के आधार पर फिर साम्य स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखेंगे। तो साम्य स्थिरांक Kc बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता। देखिए इधर वाले को ऊपर लिखा जाता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता फिर घाते 2 हो जाएगा, फिर बटे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणित आयोडीन आयन की सांद्रता। ठीक है, फिर मान इसका रख दिया जाएगा। देखिए प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता 27 दिया है, हाइड्रोजन की सांद्रता 9 दिया है, आयोडीन की सांद्रता 3 दिया है। तो हो जाएगा 27 का स्क्वायर बटे 9 गुणित 3। 27 का स्क्वायर करेंगे 27 गुणित 27 और 9 त्रिक 27 का 27 कट जाएगा, केवल आपका 27 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम साम्य स्थिरांक से संबंधित आंकिक प्रश्न भी हल कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए आगे भी यहाँ पर दिया गया है 800 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसके लिए साम्य में नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता यहाँ पर दिया गया है, कितना कितना इसकी सांद्रता है देखिए दिया गया है। नाइट्रोजन की सांद्रता 3 × 10⁻³ ऑक्सीजन का 4.2 × 10⁻³ मोल, मैंने यहाँ पर यम दिया है, मोलरता है मोल प्रति लीटर, और नाइट्रिक ऑक्साइड का 2.8 × 10⁻³ मोलर दिया है, मतलब मोल प्रति लीटर। तो साम्य स्थिरांक की गणना करना है, तो अब क्या करेंगे, साम्य स्थिरांक का सूत्र लगा देंगे। साम्य स्थिरांक Kc बराबर उत्पाद की सांद्रता ऊपर लिखा जाता है, अभिकारक की सांद्रता को नीचे लिखा जाता है। ये जो संख्या होता है वो घात में चला जाता है। तो देखिए मान रख करके, ठीक है, मान रख करके और इसको पूरा अगर हल करेंगे तो Kc का मान आपका आ जाएगा 0.622। तो इस प्रकार से साम्य स्थिरांक से संबंधित हम आंकिक प्रश्न हल कर सकते हैं। वीडियो को हम ध्यानपूर्वक देख करके और फिर हम नोट्स बना लेंगे। धन्यवाद।